हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। वैसे तो चोर बैंक्स को लूटने के लिए या तो सुरंग के रास्ते अंदर घुसते हैं या मेन गेट से होकर और लोगों को बंदी बनाकर बैंक्स लूटते हैं, मगर इस कहानी में चोर बैंक्स को लूटने के लिए दो अलग अलग घरों में घुसे और आयरलैंड की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे हैरत अंगेज बैंक रॉबरी को अंजाम देने में कामयाब हो गए। ये चोरी का वो अनोखा तरीका था जिसमें ना तो एक भी गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ, और चोरों का गैंग चुपचाप खामोशी से 30 मिलियन पाउंड उड़ा ले गए, जिसके बाद ये चोर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। हालांकि पुलिस ने इस गैंग को पकड़ने के लिए हर तरह से तहकीकात की और हर पैतरा आजमाया, मगर ये कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे। तो आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जिसमें एक परफेक्ट चोरी हुई और एक बेहतरीन तहकीकात 20 सालों तक चली, मगर चोर पुलिस के इस गेम में चोर जीत गए और पुलिस हार गई। कहानी शुरू हुई 19 दिसंबर सन 2004 की रात को, जब केविन मैकमिलन नाम के एक शख्स के घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। केविन आयरलैंड के नॉर्दर्न बैंक में मैनेजर था और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि बाहर दो शख्स खड़े हैं जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा है। इन दो लोगों में से एक शख्स केविन से कहता है कि तुम्हारे एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें हमारे साथ बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आना होगा। ये सुनते ही केविन घबराकर जैसे ही घर से बाहर कदम निकालता है, वो शख्स पीछे से उसके सर पर बंदूक रख देता है और साथ खड़ा दूसरा शख्स घर के अंदर घुसकर केविन की बीवी केरन का मुंह दबा देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। केविन के घर से 20 किलोमीटर दूर एक और घर में बिल्कुल इसी तरह की वारदात होती है और वहाँ क्रिस और उसकी पूरी फैमिली को बंदी बना लिया जाता है। क्रिस भी इसी नॉर्दर्न बैंक का ही एक एम्प्लॉय था और वो बेबस और मजबूर ये पूरा नज़ारा देख रहा था क्योंकि उसके पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर रखा गया था। इन सबको बंदी बनाने के बाद किडनैपर्स क्रिस से कहते हैं कि वो चुपचाप उनके ऑर्डर्स माने वरना उसकी फैमिली को मार डालेंगे। केविन और क्रिस इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि अगले 24 घंटों में वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा बनने वाले हैं जो पूरे ब्रिटेन को हिला कर रख देगी और वो खुद आयरलैंड की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। 19 दिसंबर सन 2004 की रात क्रिस वार्डन बेलफास्ट में अपने घर में बैठा था और अपने माँ बाप और गर्लफ्रेंड के साथ बैठा फुटबॉल मैच देख रहा था। इसी दौरान उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बाहर खड़ा शख्स उससे कहता है कि वो सेल्टिक के बारे में कुछ बात करने आया है। सेल्टिक आयरलैंड का एक फुटबॉल क्लब है और ये क्रिस का फेवरेट है, जिसकी वजह से वो एक ग्रुप से जुड़ा था जो इस क्लब को सपोर्ट करता था। इस ग्रुप का मेंबर होने की वजह से अक्सर लोग उसके घर आते थे ताकि वो फुटबॉल क्लब के टिकट्स और मैचेस के बारे में जान सकें, और इस बार भी दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उसे यही लगा कि वो शायद टिकट्स के लिए ही उनके पास आया है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्रिस दरवाजे पर खड़े शख्स को घर के अंदर ले लेता है और वो जैसे ही मुड़ा, दो और लोग क्रिस के घर के अंदर घुस आए और उनके घर में घुसते ही सब कुछ बदल गया। इन तीनों लोगों ने फ़ौरन अपनी अपनी बंदूकें निकाली और क्रिस और उसकी फैमिली पर तान दी और ये कहा कि वो यहाँ फुटबॉल के बारे में बात करने नहीं आए हैं, बल्कि वो उसकी कैशियर जॉब के बारे में बात करने आए हैं जो वो नॉर्दर्न बैंक में करता है। इन किडनैपर्स ने यह भी कहा कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और अगले 24 घंटों के लिए तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, और तुम्हारी फैमिली को इसी घर में बंदी बनाकर रखा जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए दूसरा किडनैपर ने कहा कि तुम अपना यूनिफॉर्म पहनो और चुपचाप अपने घर से बाहर निकलकर बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ जाओ। बहरहाल क्रिस ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया, और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला, एक कार बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रही थी जिसका इंजन ऑन था और दरवाज़ा खुला हुआ था। क्रिस से कहा गया था कि वो कार की पीछे की सीट पर जाकर लेट जाए और आगे की सीट पर एक ड्राइवर था जिसके एक हाथ में गन थी। नॉर्दर्न बैंक का मैनेजर केविन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था और वो अपनी बीवी केरन के साथ अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था कि तभी उसके घर के दरवाजे पर भी एक दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि बाहर दो पुलिस वाले खड़े हैं जो उसे एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, और फिर वही हुआ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहरहाल केविन की बीवी केरन का मुंह दबाने के बाद वो देखती है कि एक तीसरा शख्स और है जो उसके घर के अंदर घुसता है, और ये तीनों किडनैपर्स केविन और उसकी बीवी को उनके बेडरूम में ले जाते हैं और उनका मुंह दीवार की तरफ करके उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। अब इन तीनों किडनैपर्स में से एक केविन से कहता है कि वो फिलहाल ये भूल जाए कि वो नॉर्दर्न बैंक में मैनेजर है और वो बस ये याद रखे कि उसे अपनी बीवी को बचाना है। इसी दौरान बाकी दो किडनैपर्स पूरे घर के चप्पे चप्पे को साफ करना शुरू करते हैं ताकि कोई भी फिंगरप्रिंट ना रह जाए, और एक घंटे बाद उनमें से केरन से कहता है कि उसे एक दूसरे घर में शिफ्ट किया जाएगा जहां एक औरत होगी जो उसका ख्याल रखेगी। बहरहाल ये सब होने के बाद केरन की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी जाती है, जिसके बाद किडनैपर्स केरन को ले जाकर बाहर खड़ी कार में बिठा देते हैं और केविन वहाँ बेबस खड़ा ये नज़ारा देखता रह जाता है।
दोनों अलग अलग जगहों पर किडनैपिंग होने के बाद केरन को कार में बिठाकर वहां से कहीं और ले जाया गया और केविन इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसी के बैंक के कैशियर क्रिस के साथ भी ये वारदात हो चुकी है। थोड़ी देर बाद केविन के घर के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से क्रिस को बाहर निकालकर उसे केविन के साथ उसी के घर में बंदी बना लिया जाता है। अब केविन और क्रिस दोनों के हाथ बांध दिए गए और उन्हें अंधेरा करके किचन में बंद कर दिया गया, जहां वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इसी दौरान एक किडनैपर दोनों से कहता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो और तुम्हारी फैमिली सेफ रहेंगी, और अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए वो किडनैपर कहता है कि वो लोग नॉर्दर्न बैंक को लूटने वाले हैं और तुम दोनों को हमारी मदद करनी होगी, और इसके लिए वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे जो उन्हें फॉलो करना होगा। किडनैपर्स ने धमकी देते हुए केविन और क्रिस से कहा कि उन्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा वो कहेंगे, और अगर उनसे एक भी गलती हुई तो उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद केविन को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और ये किडनैपिंग के साथ साथ एक बैंक को लूटने की साजिश भी है, जिसका हिस्सा वो और क्रिस बनने वाले हैं। केविन और क्रिस की फैमिलीज़ को किडनैप करने के बाद इस प्लान का पहला पड़ाव पार हो चुका था और अब वो अपने आगे की प्लान की शुरुआत करते हैं। इन किडनैपिंग्स को टाइगर किडनैपिंग्स भी कहा जाता है और ये नॉर्दर्न आइलैंड के लिए कोई नई बात नहीं थी। इन टाइगर किडनैपिंग्स में 2 क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहले तो किसी अहम शख्स को किडनैप किया जाता है और फिर उसे बंदी बनाकर ज़बरदस्ती उससे क्राइम करवाया जाता है। ये टाइगर रॉबरी से एक बहुत आम पैतरा है जिसे ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं, और ये आज भी कभी कभी आइलैंड में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बैंक्स और यहाँ तक कि घरों तक को लूटा जाता है। इन्हीं टाइगर रॉबरीज से निपटने के लिए नॉर्दर्न बैंक ने एक रास्ता निकाला था और इस चोरी से कुछ साल पहले उन्होंने अपने डिपॉजिट वॉल्ट में एक सिक्योरिटी फीचर इंस्टॉल कराया। इस सिक्योरिटी फीचर में वॉल्ट के दरवाजे को कोई भी अकेले नहीं खोल सकता था और इसे खोलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जिनका एक साथ वहां मौजूद होना ज़रूरी था। ये दरवाज़ा एक पासवर्ड से खुलता था और ये पासवर्ड और इसे खोलने वाले 2 लोग भी हर दिन चेंज होते थे, और अगले दिन जिन 2 लोगों को वॉल्ट का दरवाज़ा खोलना था उनके नाम थे क्रिस और केविन। किचन में बंद केविन और क्रिस आगे के इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार कर रहे थे और तभी एक शख्स अंदर आता है और उन दोनों को एक एक मोबाइल पकड़ा देता है। इन दोनों फ़ोन्स के पीछे केविन और क्रिस के नाम के शुरुआती लेटर के और सी लिखा हुआ था, और इन दोनों फ़ोन्स में सिर्फ एक नंबर सेव था जो आगे चलकर इस पूरी कहानी को बदलने वाला था। फ़ोन्स देने के बाद ये शख्स केविन और क्रिस से सोफे पर बैठने के लिए कहता है और फिर उन्हें अपना प्लान बताना शुरू करता है, और जो शख्स उन्हें प्लान बता रहा था वही इस गैंग का लीडर था, जिसके हाथ में एक चाकू भी था, और गैंग के बाकी मेंबर सिर्फ सिग्नल्स में ही एक दूसरे से बात करते थे। बहरहाल गैंग का लीडर अब अपना प्लान बताते हुए उनसे कहता है कि उन्हें कब क्या और कैसे करना है, और उन्हें बार बार ये याद दिला रहा था कि अगर उन्होंने उसका कहना नहीं माना तो उसकी फैमिलीज़ के साथ क्या हो सकता है। ट्रायल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बातचीत कई घंटों तक चली और किडनैपर्स बैंक की एक एक डिटेल जैसे एम्प्लॉयज़ और सिक्योरिटी की शिफ्ट कितने बजे चेंज होती है, हर चीज़ के बारे में जानते थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गैंग का लीडर केविन और क्रिस से कहता है कि तुम दोनों को रोज़ की तरह बैंक जाना है और अपना काम करते हुए बिल्कुल नॉर्मल रहना है। अपना काम करते हुए तुम दोनों को फिर बेसमेंट में बने वॉल्ट तक जाना है और उसमें से 1 मिलियन पाउंड कैश निकालकर उस बैग में भरना है जो हम तुम्हें देंगे, और फिर इस बैग को बस स्टॉप के पास ले जाकर रख देना है। बैग रखने के बाद तुम दोनों को फिर से बैंक जाना है और अलार्म बजा देना है, मगर इस दौरान उन्हें उन मोबाइल फ़ोन्स को लगातार ऑन रखना है जो हम तुम्हें देंगे। फ़ोन्स लगातार ऑन रखने के पीछे की वजह यह थी कि किडनैपर्स अपने आगे का प्लान उन्हें उसी वक्त बताने वाले थे जब वो दोनों बैंक्स में हों, और साथ ही साथ उन्हें यह भी डर था कि केविन और क्रिस पुलिस को खबर कर सकते हैं जिससे वो पकड़े जा सकते हैं। जिस तरह से गैंग लीडर उनसे बात कर रहा था, केविन और क्रिस इस बात से बहुत घबरा गए और वो दोनों चुपचाप उसकी हर बात मानने को तैयार हो गए। अब तक लगभग रात के 2 बज चुके थे और तभी गैंग लीडर उन दोनों से कहता है कि वो दोनों सो जाएं क्योंकि कल उनके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अगली सुबह 11 बजे केविन और क्रिस एक कार में बैठते हैं और बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस की शिफ्ट 11:30 बजे शुरू होती थी और केविन की 12 बजे। नॉर्मल दिनों में जब क्रिस की वॉल्ट खोलने की बारी नहीं होती थी तब वो बैंक में सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता था, जहां वो बैंक नोट्स को दूसरे बैंक्स और एटीएम्स पहुंचवाने का काम करता था। रोज़ाना कई मिलियन पाउंड उसके हाथों से होकर गुजरते थे, मगर आज का दिन कुछ अलग था और क्रिसमस को आने में महज 5 दिन रह गए थे, इसीलिए बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा कैश आने जाने वाला था। बहरहाल केविन और क्रिस नॉर्मल बिहेव करते हुए बैंक के अंदर घुसते हैं और केविन के केबिन के अंदर जाकर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। वो दोनों केबिन में बैठकर टाइम काटने लगते हैं, क्योंकि प्लान के मुताबिक उन्हें चोरी शाम 5 बजे शुरू करनी थी, मगर उससे पहले केविन और क्रिस को उन किडनैपर्स को 3 बार कॉल करना था।
3 बार कॉल्स करने के पीछे की वजह ये थी कि किडनैपर्स ये कंफर्म करना चाहते थे कि सब कुछ सही है या नहीं, और साथ ही साथ वो बार बार केविन और क्रिस को धमका भी रहे थे कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसकी कीमत उनकी फैमिलीज़ को चुकानी पड़ेगी। लगभग 4:30 बजे के करीब केविन बैंक के स्टाफ से कहता है कि कैश बैलेंस में कुछ गड़बड़ी है और उसे और क्रिस को सारा कैश खुद गिनना होगा, जिसके बाद सारे स्टाफ को जल्दी छुट्टी दे दी जाती है। अब पूरे बैंक में महज केविन, क्रिस और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और आधे घंटे बाद ठीक 5 बजे उन दोनों ने अपनी चोरी की शुरुआत की। वो दोनों सबसे पहले अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहां वॉल्ट था, और कीपैड पर पासवर्ड डालने के बाद वो दोनों वॉल्ट के अंदर चले जाते हैं। ये वॉल्ट पूरी तरह कैश से भरा था, जिसमें पाउंड्स के साथ साथ यूरोज और डॉलर्स भी रखे हुए थे, और वो दोनों सीधे उन ग्रीन बॉक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं जिसमें नए प्रिंट हुए पाउंड्स रखे थे। ये ग्रीन बॉक्सेस एक मेटल सिक्योरिटी सील से बंद थे, और गैंग के लीडर ने केविन और क्रिस को ये खास हिदायत दी थी कि वो इन मेटल सील्स को वाइट प्लास्टिक की सील से बदल दें, और ये उसने क्यों करवाया यह हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। बहरहाल केविन वॉल्ट के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी जानता था, जहां वो कैश को बैग में भर सकता था और कैमरा की नज़र में भी नहीं आता। अब उन दोनों ने ग्रीन बॉक्स को शेल्फ से निकाला और उस ब्लाइंड स्पॉट में जाकर कैश को उस बैग में भरना शुरू किया जो किडनैपर्स ने उसे दिया था, और इस बैग में जो रकम रखी गई वो थी 1 मिलियन पाउंड, जो 50 और 100 पाउंड्स के नोटों में थी। इस बैग को भरने में उन्हें लगभग 15 मिनट लगे, और क्रिस ने फ़ौरन ये बैग उठाया और वॉल्ट से बाहर आ गया, और चूंकि बैंक में दूसरा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था इसीलिए उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। अब क्रिस को एक आखिरी कॉल करना था किडनैपर्स को, ताकि वो ये जान सके कि उसे ये बैग लेकर जाना कहाँ है, और बात होने के बाद वो बैंक से निकलकर कुछ दूरी पर बने एक बस स्टॉप पर पहुंचा और वहां बैग रखकर इंतज़ार करने लगा। महज 3 मिनट बाद ये कार उसके पास आकर रुकी, और क्रिस ने बिना कोई सवाल किए बैग उसमें बैठे शख्स को दिया और चुपचाप वापस बैंक की तरफ निकल गया। अब केविन और क्रिस के लिए जो आखिरी काम बचा था वो ये था कि वो बैंक का अलार्म बजाएं और अपने घर वापस लौट जाएं, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि एक बहुत बड़ी साजिश उनका इंतज़ार कर रही है। बैंक वापस लौटते वक्त क्रिस इस बात को सोचकर बहुत खुश था कि अब वो अपनी फैमिली से मिल पाएगा कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ गैंग का लीडर था, और वो क्रिस से कहता है कि तुमने बिल्कुल वही किया जैसा तुमसे कहा गया, जिसके बाद क्रिस उससे पूछता है कि अब क्या, और इसका जो जवाब क्रिस को मिला उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। वो गैंग लीडर क्रिस से कहता है कि वो दोबारा वॉल्ट के अंदर जाए और बाकी रखा सारा कैश भी निकाल ले, जिसे सुनकर क्रिस को ये समझ आ गया कि ये चोरी अलग अलग पड़ाव में होगी और ये अभी सिर्फ शुरुआत ही थी। गैंग लीडर की बात सुनकर क्रिस उससे पूछता है कि और कितना कैश निकालना है, जिसके जवाब में वो कहता है कि सारा का सारा कैश जो भी बैंक के अंदर रखा है। आगे की कहानी में बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये सारा कैश इस नॉर्दर्न बैंक तक पहुंचाया कैसे जाता है, और इसके लिए बैंक के पिछले एंट्रेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो उस गली की तरफ खुलता है जो सीधे वेलिंगटन स्ट्रीट तक जाती है। यही वो गली थी जिसके ज़रिए हर बैंक नोट बैंक में आता और जाता था, और इस कैश को लाने ले जाने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी उसका नाम था सिक्योरिकॉर लिमिटेड। चोरों का ये प्लान था कि वो पहले वैन को उसी गली में ले जाकर खड़ा करेंगे और फिर कैश से भरे ग्रीन बॉक्सेस को लेकर वहाँ से फरार हो जाएंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो ये सब करेंगे कैसे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैश निकालते वक्त केविन और क्रिस ने मेटल सील्स को वाइट प्लास्टिक की सील से बदल दिया था, और इसके पीछे की वजह यह है कि कैश बॉक्सेस पर अगर कोई वाइट प्लास्टिक की सील लगी है तो इसका मतलब होता है कि उस बॉक्स के अंदर कैश नहीं बल्कि वेस्ट पेपर रखा है। उन चोरों के प्लान का दूसरा हिस्सा ये था कि वो इन बॉक्सेस को वेस्ट बॉक्सेस दिखाकर बैंक के पिछले एंट्रेंस से बाहर निकालेंगे, जहां एक वाइट वैन बाहर खड़ी होगी। मगर उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस गली में वैन लाने की परमिशन सिर्फ सिक्योरिकॉर एजेंसी को ही थी, और इस वैन को एक वेरीफाइड एम्प्लॉय चला रहा हो जिसके पास ऑफिशियल आईडी हो। बहरहाल क्रिस ने जब गैंग के लीडर को बताया कि बैंक से बाहर कैश ले जाना नामुमकिन है, तब गैंग लीडर ने कहा कि तुम बैंक को चलाते हो और अगर अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो कैश को कैसे भी करके बाहर निकालो। कॉल कट होते ही क्रिस दोबारा बैंक के अंदर गया और सीधे वॉल्ट तक पहुंच गया जहां ये ग्रीन बॉक्सेस रखे थे। इस वॉल्ट में कुल 30 बॉक्सेस थे, जिनमें हर बॉक्स में 1 मिलियन पाउंड कैश रखा था, और ये एक बहुत बड़ी रकम थी जिसे बिना किसी की नज़र में आए उन्हें बैंक से बाहर निकालना था। अब केविन और क्रिस ने 5 ट्रॉली में 6-6 बॉक्सेस रखना शुरू किए, और फिर एक एक करके सभी ट्रॉलीज को वॉल्ट से निकालते हैं और हॉल से होते हुए सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के पास से गुजरते हैं, जहां 27 कैमराज में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था।
बॉक्सेस को बाहर निकालने से पहले केविन को एक क्लियर एग्जिट की ज़रूरत थी और इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाकर सिक्योरिटी गार्ड बिली से कहता है कि पिछले एंट्रेंस की गली पर एक वैन आने वाली है जो वेस्ट पेपर से भरे बॉक्सेस को लेकर जाएगी और इसीलिए वो पिछले एंट्रेंस का दरवाज़ा खोल दे। ये सुनकर बिली को कोई शक नहीं होता और वो पीछे का गेट खोल देता है, मगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक वो गेट तक उनके साथ चला जाता है। अब उनका रास्ता पूरी तरह साफ था और केविन पहली ट्रॉली को गेट से बाहर गली में धक्का देता है और इसी दौरान अलग हटकर क्रिस गैंग के लीडर को कॉल कर देता है। क्रिस उससे कहता है कि सभी बॉक्सेस बाहर गली में आ गए हैं और वो वैन लेकर आ जाए और महज 15 मिनट के अंदर एक वाइट वैन रिवर्स गियर में वहाँ पहुँच गई और उसे बैंक के गेट से मिलाकर पार्क कर दिया गया। पार्क करते ही वैन का पिछला दरवाज़ा खोला गया जिसमें से 2 शख्स बाहर निकले और अब गार्ड बिली, केविन और क्रिस उन 2 लोगों के सामने खड़े थे जो ये सारा कैश लेकर जाने वाले थे। अब उन 2 लोगों ने एक एक बॉक्स को वैन के अंदर लोड करना शुरू किया और 30 बॉक्सेस जिसमें 30 मिलियन पाउंड थे उन्हें लोड करने में उन्हें महज 7 मिनट ही लगे। बॉक्सेस वैन में लोड करने के बाद एक चोर ने क्रिस को बुलाया और उसे एक ब्लैक पॉलीथीन बैग का रोल पकड़ा दिया और इसके पीछे की वजह ये थी कि वो लोग फिर से लौटकर आने वाले थे और चोरी के आखिरी पड़ाव को अंजाम देने वाले थे। अब केविन और क्रिस फिर से वॉल्ट के अंदर जाते हैं और तभी केविन के मोबाइल पर कॉल आया जिसमें गैंग लीडर कहता है कि वॉल्ट के अंदर अब जो डॉलर्स और यूरोस रखे हैं उन्हें इस काले पॉलीथीन बैग में भर दे। चोरी के पहले और दूसरे पड़ाव में चोरों ने नए प्रिंटेड पाउंड्स चुराए और तीसरे पड़ाव में यूज्ड बैंक नोट्स और डॉलर्स और यूरोस भी निकाल ले गए। लगभग 45 मिनट बाद वैन दोबारा बाहर आकर खड़ी हो गई और तब गार्ड बिली केविन को कॉल करके बताता है कि वैन आ चुकी है और केविन की घबराहट और बढ़ जाती है। इस घबराहट की वजह यह थी कि इस बार उनके पास कोई बॉक्सेस नहीं थे जिसमें कैश छुपाए जा सके, बल्कि सिर्फ ब्लैक पॉलीथीन बैग्स थे और उसमें कई मिलियन डॉलर्स और यूरोस रखे हुए थे। बहरहाल केविन बिली से पिछला गेट खोलने के लिए कहता है, मगर उसे ये डर भी सता रहा था कि अगर बिली ने ये ब्लैक पॉलीथीन बैग्स खोलकर चेक कर लिए तो उनका पूरा ऑपरेशन चौपट हो जाएगा। अब क्रिस और केविन ने इन बैग्स को ट्रॉली में रखा और उसे लेकर वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहां बिली उनका इंतज़ार कर रहा था, मगर हैरानी की बात यह थी कि बिली ने इन बैग्स को चेक नहीं किया। इस बार भी वैन से 2 लोग बाहर निकलते हैं और वो फटाफट इन पॉलीथीन बैग्स को वैन में लोड करना शुरू करते हैं, मगर बिली इस बात से बेखबर था कि इन बैग्स में कैश है और ये सब उसकी नज़रों के सामने हो रहा है। वैन में आखिरी बैग लोड करने के बाद दोनों में से एक चोर केविन और क्रिस की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि अब तुम दोनों जा सकते हो और इस तरह पूरे आयरलैंड की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया जा चुका था। उन दोनों को बैंक का अलार्म बजाना था जिससे सबको ये लगे कि इस चोरी में उनका कोई हाथ नहीं है और फिर वो दोनों कार में बैठते हैं और केविन के घर की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सकें। रात लगभग 8:10 पर केविन पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि चोरों के गैंग ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया था और उसे मजबूर करके उससे बैंक लुटवा लिया, मगर बैंक रॉबरी की खबर पुलिस को पहले ही लग चुकी थी। कुछ ही देर पहले एक कपल उस गली के पास से होकर गुजर रहा था जहां ये वाइट वैन खड़ी थी और तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इसकी खबर पुलिस को कर देंगे। इसी दौरान उनकी नज़र ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पर पड़ी जिसे उन्होंने सब कुछ बता दिया और ट्रैफिक पुलिस ने इस बात की खबर पुलिस को दे दी, मगर जब तक ये कॉल पुलिस के पास पहुंची तब तक वैन वहां से जा चुकी थी। बहरहाल अपनी छानबीन करने जब पुलिस बैंक पहुंची तब उनके होश उड़ गए क्योंकि बैंक से कुल 30 मिलियन पाउंड गायब हो चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरे आइलैंड में एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत पेचीदा केस बन गया था और तभी कुछ महीनों बाद पुलिस कुछ क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करती है ताकि वो चोरों तक पहुंच सकें। 2 लोगों को डबलिन के ह्यूस्टन स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक के पास 1 लाख यूरोज मिले जिसे उसने वॉशिंग मशीन पाउडर के डब्बे में छुपा रखा था और दूसरे शख्स पर यह इल्ज़ाम था कि वो अपने घर के पीछे बैंक नोट्स जला रहा था और ये दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर केविन मैकमिलन था। जो पैसे वो जला रहा था वो उसे उन्हीं चोरों ने दिए थे जिन्होंने उससे बैंक लुटवाया था और चूंकि पुलिस पहले से ये मानकर चल रही थी कि इस बैंक रॉबरी में बैंक का ही कोई एम्प्लॉय शामिल है क्योंकि ये चोरी बहुत सफाई और बहुत आसानी से हो गई और इसीलिए पुलिस केविन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो उन 2 लोगों में से था जिनके पास वॉल्ट का एक्सेस था। अगले पूरे 1 साल तक केविन जेल में रहा क्योंकि उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने यूके की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करने में चोरों की मदद की है, मगर 1 साल तक चली पूछताछ और छानबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और वो एक भी ऐसा सबूत नहीं जुटा पाए जो केविन और चोरी के बीच के लिंक को साबित कर सके।
ना तो उसके फ़ोन से कोई कॉल की गई और ना ही वो पैसे बैंक से बाहर ले जाते दिखाई दिया और आखिरकार वो जेल से रिहा हो गया। अब पुलिस ने अपना रुख क्रिस की तरफ किया, जो चोरी के वक्त केविन के साथ बैंक में मौजूद था और उसी ने अपनी और केविन की ड्यूटी शेड्यूल की थी ताकि वो पासवर्ड से वॉल्ट खोल सकें। 29 जनवरी सन 2006 को क्रिस को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है इस शक में कि उसी ने चोरों की मदद की है, जिसके बाद उसके घर की तलाशी भी ली जाती है, मगर यहाँ भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता जो ये साबित कर सके कि इस चोरी में उसका हाथ है। हालांकि क्रिस को ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश भी किया गया, मगर वकील के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो क्रिस के खिलाफ दलील पेश कर सके और ये साबित कर सके कि उसने जानबूझकर अपनी और केविन की शिफ्ट शेड्यूल की थी। बहरहाल क्रिस को भी रिहा कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 22 जगहों की तलाशी ली और 13 लोगों को गिरफ्तार किया, मगर फिर भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई। जो भी लोग गिरफ्तार हुए थे उन पर या तो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे या किसी दूसरे क्राइम के, मगर चोरी से उनका कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया और ना तो आज तक चोरी हुए पैसे मिले और ना ही चोर कभी पुलिस के हाथ लगे। केविन और क्रिस दोनों की फैमिलीज को चोरी के बाद सही सलामत छोड़ दिया गया, जिसमें क्रिस की फैमिली को उसी के घर में बंदी बनाया गया था, जबकि केविन की वाइफ को एक सुनसान जंगल में केबिन में बंद रखा गया था। केविन की बीवी की देखरेख करने वाला भी वहाँ कोई नहीं था, जबकि उससे कहा गया था कि एक औरत उसके पास मौजूद रहेगी और चोरों ने उसकी कार को भी जला दिया ताकि कोई भी सबूत पुलिस को उन तक ना ले जा सके। नॉर्दर्न बैंक रॉबरी महज एक चोरी नहीं थी, बल्कि पुलिस के मुंह पर ही एक तमाचा था जिसमें $30 मिलियन चुरा लिए गए, फैमिलीज को बंदी बनाया गया और 2 बैंक एम्प्लॉयज से बैंक लुटवाया गया, मगर इसके बावजूद भी ये चोर हमेशा के लिए गायब हो गए। पुलिस का एक ही काम था और वो था इन चोरों को ढूंढना, जिसमें पुलिस बुरी तरह से फेल हो गई और आज भी ये केस ओपन है जिसे अब तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।